भैया सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की क्लास। तो आइए लेकर चलते हैं आज की क्लास में एक शानदार से एक लाजवाब से चैप्टर की तरफ। मानव में एक चैप्टर है मानव पाचन तंत्र, जो एक सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे तंत्र है। आप जानते हैं अंग कोशिका क्या बनाता है, उत्तक बनाता है, और उत्तक क्या बनाता है, अंग। और अंग से अंग तंत्र बनते हैं जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अलग अलग तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना। उसी में से एक तंत्र हमने आज के डेमो क्लासेस के तौर पर उठाया हुआ है जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या आप लोग आज की क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? दिलीप जी, खुशी, सोनू, अनूप, सभी का स्वागत है, प्रियंका से लेकर सीलू तक। सभी लोग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और पूरी एनर्जी के साथ आइए लेकर चलते हैं मानव पाचन तंत्र के तरफ। तो सबसे पहले अगर हम मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करें ना, आखिरकार मानव के पाचन तंत्र में शुरुआत कहां से होनी चाहिए और पाचन की कितनी प्रक्रिया है, पाचन के कितने पद हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाचन के बारे में बात करें, पाचन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन में अगर पाचन के बारे में बात करें तो आप जानते हैं पाचन के कितने स्टेप होते हैं। तो पाचन के 5 स्टेप्स होते हैं। पाचन के कितने स्टेप्स होते हैं मेरे दोस्त? 5 स्टेप्स होते हैं। और इस 5 स्टेप्स का नाम आप सभी को याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं याद कराऊंगा ट्रिक से, बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण। पाचन का जो पहला पद है ना, वो अंतर्ग्रहण का है। अच्छा, दूसरा पद क्या है? इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो तीसरा पद है ना, दूसरा पद है पाचन। और तीसरा पद है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अवशोषण बोलते हैं। और इसके बाद से आपके पास आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, और इसी के बाद आता है एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, और फिर आपके पास आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये पाचन के 5 पद हैं। इसी को एक्सक्रीशन भी लोग कहते हैं, एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो पाचन के 5 पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ये 5वां पद है। तो पांचों पद के बारे में देखिएगा, कौन कौन सा हो गया? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। तो इसका ट्रिक होता है आई डैड। क्या ट्रिक होता है? आई डैड। ये इसका ट्रिक होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन, ये क्या होता है? इसका ट्रिक होता है। पाचन के ये 5 स्टेप है। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण जो होता है, ये माउथ के द्वारा होता है, मुंह के द्वारा होता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण आप कहां से करेंगे? माउथ से करेंगे। और पाचन कहां पर होता है? स्टमक में होता है। और कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो पाचन की प्रक्रिया माउथ से शुरू होती है, यानी सबसे पहले कहां होती है? माउथ, फिर स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया 3 ही अंग में होता है, माउथ, स्टमक और छोटी आंत। जबकि अवशोषण की प्रक्रिया आपकी छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्वांगीकरण आपके इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने का है, और उत्सर्जन की प्रक्रिया ये 5वीं प्रक्रिया है। तो चलिए अगर पाचन के बारे में कुछ और आगे बातें हम लेकर चलें, तो पाचन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं सबसे पहले आर्गन कितने हैं पाचन तंत्र में। अगर हम मानव पाचन तंत्र में बात करें कि भैया मानव पाचन तंत्र में कितने अंग होते हैं, मानव पाचन तंत्र है क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो मानव पाचन तंत्र के एक एक आर्गन से आप लोग भी शुरुआत करिएगा। हाँ, सारे एग्जाम्स के लिए है मेरे भाई एकदम। तो पहला पाचन तंत्र का जो पहला आर्गन है वो माउथ है। सबसे पहला आर्गन क्या है मेरे भाई? माउथ। अच्छा, माउथ के बाद आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को हम ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। और दूसरा ग्रास नली के बाद देखिए माउथ आया,
और माउथ के बाद आपका एसोफेगस आया, इसके बाद आपका क्या आता है, स्टमक। तो तीसरे पर क्या आता है, स्टमक, और इसी स्टमक के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं या क्षुद्रांत भी कहते हैं, और इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बृहदांत्र कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद आपका आ जाता है एनस, यानी रेक्टम आता है और फिर एनस आ जाता है। यानी ये आपके पाचन तंत्र के हिस्से हैं इतने। सबसे पहले आपका क्या है, माउथ है, मुंह है। अच्छा, माउथ के बाद क्या है आपके पास, ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद क्या है आपके पास, अमाशय है। फिर क्या है आपके पास, छोटी आंत है, छोटी आंत है। और छोटी आंत के बाद आपके पास क्या है, आपके पास है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आपके पास क्या है, तो आपके पास रेक्टम और एनस है। आगे की बात अगर हम करें मानव के पाचन तंत्र में, इसके आगे की बात अगर हम करें तो सबसे शुरुआत में हम माउथ की बात करते, मुंह की बात करते, लेकिन माउथ से पहले पाचन की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या है, यानी डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करती है। तो वह प्रक्रिया जो जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें परिवर्तित कर देगी, सरल भोज्य पदार्थ में। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देगी, और साथ में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल फूड मटेरियल में। जैसे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होगा, कमेंट करिए। प्रोटीन का पाचन किसमें होगा, कमेंट करिए। और फैट यानी वसा का पाचन किसमें होगा, कमेंट करिए। तो पाचन की प्रक्रिया केवल इन्हीं तीनों की होती है। अगर हम बोले कि भैया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड। और इसका पाचन होगा तो फैटी एसिड बनेगा, वसीय अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, वसीय अम्ल। तो यहां पर आपने देखा पाचन हुआ है तो ग्लूकोज बना, अमीनो अम्ल बना और फैटी एसिड बना। ठीक है, तो एकदम मस्त रहे भाई। धनंजय जी, परवीन, अनुराग, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो ये आपने देखा इन तीनों का पाचन हुआ। ऊर्जा की प्राप्ति हुई तो एटीपी के रूप में प्राप्ति हुई, ऊर्जा मिलेगा। अब इसका श्वसन होगा तो ऊर्जा मिलेगा, अभी तो इसी रूप में टूटेगा। एक बात और सुनिएगा, विटामिन जो है, या हम खनिज की बात करें, खनिज की बात करें, या हम जल की बात करें, तो इनके अणु जो होते हैं, इनके सरल अणु होते हैं। तो इनके सरल अणु होते हैं तो ये केवल क्या हो जाते हैं, ये सीधे डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं, ये सीधे अवशोषित हो जाते हैं। इसीलिए इनको पाचन की आवश्यकता इनकी नहीं होती, ठीक ना, ये सीधे अवशोषित हो जाते हैं। और इन्हीं तीनों से क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्हीं तीनों से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन आपको विटामिन को लेकर एक डाउट रहता है, तो विटामिन से एक और बात याद रखिएगा, विटामिन से नो एनर्जी, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, नो एनर्जी। तो विटामिन से कोई ऊर्जा भी नहीं मिलती है ना भैया। संदीप जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपके रंग आज अलग अलग दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ भैया देवू, ओके अनुराग, तो चलें आगे। ठीक है, ब्यूटी समझ में आया, शुभम पाल। तो इसके बाद क्या होता है, आपने देखा इन तीनों का पाचन हुआ, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। बात करते हैं सबसे पहले माउथ की। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं। तो माउथ में क्या होता है, दांत होते हैं। मुंह में अगर हम बात करें तो कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, आइए सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं, मुंह की बात करते हैं। अगर हम मुंह की बात करते हैं, पहला जो पाचन तंत्र का भाग है, तो मुंह में आपकी तीन चीजें पाई जाती हैं।
कौन कौन सी 3 चीजें पाई जाती है? पहली, दूसरी और तीसरी। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं मुंह में एक जीभ पाई जाती है, जीभ, टंग पाई जाती है। अच्छा, जीभ का पाचन में क्या योगदान है? जीभ का पाचन में कोई योगदान नहीं, बस ये क्या करता है? स्वाद ग्रहण करता है। और दूसरा जो है आपके मुंह में, वो है आपकी लार ग्रंथि। दूसरा क्या है आपके पास? लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो लार ग्रंथि पाई जाती है दूसरा। और तीसरी आपके पास दांत पाए जाते हैं, टिथ। यही 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? जीभ पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है और टंग पाई जाती है। यही 3 चीजें पाई जाती है। हाँ, ठीक है। अब अगर हम, भैया बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पद हैं रेलवे में, ठीक है। अब अगर बात करें टंग, लार ग्रंथि और दांत की, तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो अगर हम आपसे जीभ के बारे में बात करें ना, टंग के बारे में, तो आपको ध्यान पे रखना है कि जीभ का क्या काम है। तो जीभ एक प्रकार की स्वादग्राही अंग होता है। जीभ का क्या काम है? स्वादग्राही अंग है। जीभ कैसा अंग है? स्वादग्राही अंग है। टेस्ट रिसेप्टर है। तो जीभ आपके पास स्वादग्राही अंग के तौर पे है। और जीभ जो है ना, मसल्स कहलाती है, एक प्रकार की क्या है? मांसपेशी है। तो अगर जीभ के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार की मांसपेशी है। और ये जीभ है, जीभ का जो अगला हिस्सा है ना, ये माना जाता है, ये गलतफहमी है, लेकिन क्वेश्चन अभी इसी पर सही हो रहा है, तो मजबूरी में हमको यही पढ़ाना है। ये मीठा स्वाद के लिए है, ठीक ना। स्वीट के बाद आता है साल्टी, ये नमकीन स्वाद देता है। ये बिल्कुल ये मिथ है, ऐसा है नहीं, लेकिन यही पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यही आता है। ये खट्टा है और जो पीछे का हिस्सा है ये कड़वा है, बिटर है। तो यहां पर देखिएगा, ये और ये एक जैसा हिस्सा होता है, तो यहां पर ये कड़वा है। तो याद करने का तरीका देखिएगा, एस 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 बी, 3 बार एस है और 1 बार बी है। तो एस एस देखिएगा, यहां पर एस 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 बी, 3 बार एस है। और यहां पर देखिएगा WAO, तो WAO को याद रखिएगा, याद हो जाएगा। वाओ, क्या याद रखिएगा? WAO, स्वीट साल्टी सावर, स्वीट साल्टी सावर। तो जीभ वाव वाला स्वाद देता है, ठीक है। अब आगे लेकर चलें, अगर हम जीभ के बाद अगर हम लार ग्रंथि की बात करें, मेरे भाई किसकी बात करें? लार ग्रंथि की। तो आप बताएं, लार ग्रंथि में हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछें आपसे, तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है? लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? कोई बताएगा लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? तो लार ग्रंथि जो होती है ना, 3 जोड़ी होती है। और सबसे पहले कि लार ग्रंथि जो होती है, इससे 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन आता है। कितना स्लाइवा प्रतिदिन है? तो भैया प्रतिदिन 1.5 लीटर तक स्लाइवा आपका सिक्रेट होता है। प्रतिदिन इतना स्लाइवा क्या होता है? सिक्रेट होता है। और इसमें जो लार ग्रंथि है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है? कितनी स्लाइवरी, हाँ, ग्लैंड है? तो भैया लार ग्रंथि आपके पास 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथि में एक होती है जिसको हम कहते हैं पैराट्वाइड। नाम सुनिएगा, पैराट्वाइड ग्लैंड। जो पैराट्वाइड ग्लैंड होती है ना, इसकी खासियत होती है कि ये सबसे बड़ी होती है। पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैराट्वाइड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अच्छा, दूसरी लार ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी को हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, हिंदी में भी यही लिखेंगे सबलिंगुअल।
और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी। ठीक है। अच्छा, सांप के बारे में जानते होंगे ना, सांप के पास विष ग्रंथि होती है। तो जो सांप की विष ग्रंथि होती है ना, वो भी आपकी पैराट्रॉइड होती है। तो पैराट्रॉइड ही सांप की विष ग्रंथि होती है। दोनों भाषा में लिखे, अब ये तीनों के नाम अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी हिंदी एक ही है, ठीक ना, सबलिंगुअल, ठीक है, और मैक्सिलरी। ठीक है, क्लियर चलेगा। अब चलिए, जोड़ी का मतलब पेयर, दो होती है, ठीक ना, पेयर में होती है, तीन जोड़ी का मतलब थ्री पेयर में। ओके, हाँ। अब लार ग्रंथि से क्या क्या निकलता है इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो लार ग्रंथि से एक आपके पास अगर हम बात करें ना, एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम ये एंजाइम है, ये क्या करता है, जीवाणु को मारता है। आपका मुंह बोलने के लिए जीवाणु बैक्टीरिया को मारता है। तो दिन भर हम मुंह खोले रहते हैं और हवा में बैक्टीरिया है, मुंह में घुस जाते हैं। तो मुंह में जब बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है जब आप माउथ को ओपन किए होते हैं, माने माउथ खोले रहते हैं, तो 1.5 लीटर तक निकलता है। तो मुंह में बैक्टीरिया को मारने का, इन्फेक्शन को मारने का काम लाइसोजाइम। अच्छा, दूसरे में आप टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन, या आप सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है ना, ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पूरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो पूरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ना, वो माउथ से शुरू होता है। तो पूरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और ये इन्हीं का काम है। क्लियर है। तो माउथ में ही सबसे पहला पाचन किसका शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो हमने देखा माउथ में पाचन, पूछा जाएगा कि पाचन कहां से, तो पाचन प्रारंभ यहीं से होता है। दूसरा पॉइंट आप जानते होंगे, किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले किसका पाचन प्रारंभ होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा सबसे पहले। तो इसमें हमने जीव भी देख लिया और हमने लार ग्रंथि देख ली। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, दांत। अच्छा, आपके पास कितने दांत हैं, या आप बचपन में, दांत के बारे में आइए बात करते हैं, टिथ के बारे में। तो दांत के बारे में अगर बात किया जाए, दांत बहुत बड़ा टॉपिक है। आप कहेंगे सर 32 ना दांत है, ये इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। तो ये बाबू, जब हम पाचन की बात करते हैं ना बाबू, तो पाचन हमारा जानते हो कैसा प्रोसेस हो, पाचन हमारा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन को हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, रोटी लेकर, अमरूद लेकर क्या करते हो, कूचते हो ना, एकदम एकदम उसका पाउडर बना देते हो। तो वो फिजियो मतलब दांत का इस्तेमाल करते हो, खूब दांत का इस्तेमाल करते हो, और दांत का इस्तेमाल करके उसको क्या कर देते हो, उसको तोड़ देते हो। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। और केमिकल एंजाइम की प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है। अब यहां पर अगर हम दांत के बारे में आपसे पूछें, तो मनुष्य के पास जो दांत होता है वो 2 बार उगता है। तो मनुष्य का दांत 2 बार उगता है, इसीलिए मनुष्य के दांत को हम द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य का दांत कैसा है, डाइफियोडांट, डाइफियोडांट, याद रहेगा। हमारे पास दांत जो है वो कैसा दांत है, द्विबार दंती, 2 बार उगता है, द्विबार दंती है, डाइफियोडांट। अच्छा, साथ में एक और बात देखिएगा, जो हमारा दांत है वो द्विबार दंती तो है, साथ में एक और खासियत है कि हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसीलिए इसको हम विषम दंती के नाम से जानते हैं, हेट्रोडॉन्ट के नाम से जानते हैं, हेट्रोडॉन्ट। तो ये विषम दंती होते हैं और ये आपके द्विबार दंती होते हैं। तो ये आपके द्विबार दंती और ये आपके विषम दंती होते हैं। अच्छा, विषम दंती का मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं,
कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। तो पहला प्रकार जो होता है वो आई से बनता है इंसीजर, दांत का पहला प्रकार इंसीजर हो गया। और दूसरा सी से दर्शाते हैं केनाइन, कृंतक हो गया। तीसरे को इंसीजर केनाइन प्रीमोलर, तीसरा क्या है आपके पास? प्रीमोलर है। और चौथा क्या है आपके पास? मोलर है। तो दांत के 4 प्रकार हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यानी इसको हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं बाबू? कृंतक कहते हैं। इसको हम कहते हैं रदनक, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक, या अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक, तो ये होते इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 होते। कृंतक का काम क्या है? काटना। कृंतक क्या करता है? जैसे किसी को काटना होता है, आप ले लेते हैं, रोटी काटना हो, केक काटना हो, चॉकलेट काटना हो, काटने का काम कहां से करते हैं? आगे वाले दांत के आगे वाले भाग से करते हैं। ठीक है, आगे वाले भाग से करते हैं। ठीक है, तो कृंतक का काम क्या होता है? काटना होता है, कटिंग का काम। तो कटिंग का काम कृंतक का है। रदनक का काम किससे है? चीरना फाड़ना है। तो चीरना फाड़ना किसका काम है? रदनक का। प्रचवर्णक का क्या काम है? प्रचवर्णक, और ये चवर्णक चबाने का काम है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मैं हट जाऊंगा। प्रचवर्णक तो ये चबाने का काम करता है। तो प्रचवर्णक जो है ना, ये दोनों चवर्णक जो है ये चबाने के काम में आते हैं, चबाने में मदद। अब एक और बात सुनिए, इंसीजर आगे का दांत है, नाक के सीधे नीचे है, तो इंसीजर को हम बोलते हैं आई टीथ। इसको क्या बोलते हैं? आई टीथ। क्यों आई टीथ नहीं, नोज टीथ, सॉरी भाई, ए भाई, नोज टीथ, इसको नोज टीथ बोलते हैं। और केनाइन यहां पे इसके ऊपर आंख है तो इसको क्या बोलेंगे? आई टीथ। तो इस वाले को आई टीथ बोलते हैं। और प्रीमोलर गाल पे है तो इसको चिक टीथ बोलते हैं। तो पूछा जाए चिक टीथ कौन है, तो प्रीमोलर है। आई टीथ कौन है? केनाइन है। और नोज टीथ ये वाला कौन है? तो आपका ये है। अच्छा, द्विबार दंती का मतलब हो गया। हाँ, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे ज्यादा पास में हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या ही मतलब जब दिखाई न दे। चलिए, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था नोज टिथ, नोज टिथ। इसको हमने क्या कहा था? चिक टिथ। और इसको हमने क्या कहा था? आप चिक टिथ ने, इसको आई टिथ और इसको चिक टिथ। ये आई टिथ हो गया और ये आपका चिक टिथ हो गया। चलिए, द्विबार दंती के बारे में बताते हैं। अगर हम द्विबार दंती के बारे में बताएं तो मनुष्य का जो दांत है वो डाइफियोडांट है। डाइफियोडांट का मतलब है कि हमारे दांत 2 बार उगते हैं, इसीलिए इनको हम द्विबार दंती कहते हैं, द्विबार दंती। तो आइए इन्हीं को पढ़ते हैं। तो द्विबार दंती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द्विबार दंती में एक बार जब हमारा दांत उगता है तो उसको मिल्क टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं? मिल्क टीथ, यानी हम कहते हैं दूध के दांत। ये दूध के दांत हो जाएंगे। और दूसरा वाला हमारा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अच्छा, अगर हम इसको परमानेंट बोल रहे हैं यानी अस्थाई दांत बोल रहे हैं, इधर अगर अस्थाई दांत हो गया तो इधर हमारे पास कैसा दांत हो गया? अस्थाई। तो ये हमारे पास अस्थाई दांत है और इधर वाला ये टेम्पररी टीथ है और इधर वाला हमारे पास परमानेंट टीथ है। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के टीथ हो गए, टेम्पररी और परमानेंट टीथ। अब आइए आगे बात करते हैं। अगर हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो दूध के दांत हमारे पास 20 होते हैं, 20 की संख्या है। और साथ में एक और बात देखिएगा, 20 की संख्या में है और किस उम्र से निकलना शुरू हो जाते हैं? 6 माह से लेकर, और आप जानते हैं 7 से 8 वर्ष की आयु में ये गिरने लगते हैं।
ठीक ना, उसके बाद से परमानेंट टीथ आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और बात आएगी कि जो आपके मिल्क टीथ हैं इनका दंत सूत्र क्या है, डेंटल फार्मूला क्या है। तो इनका दंत सूत्र है 2102 ये इनका दंत सूत्र है। 2 से गुणा कर दीजिएगा। इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक ना, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर ये इनका दंत सूत्र है। चलिए लाइक वाइक थोड़ा सेशन को करिए और आगे चलते हैं। यहां पर परमानेंट टीथ, अच्छा परमानेंट टीथ जो होते हैं ये 32 होते हैं, 32। अच्छा इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो डेंटल फार्मूला है ना वो ये होता है 2123 ये इसका डेंटल फार्मूला है 2123। तो यहां पर क्या होगा, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर ये इसका डेंटल फार्मूला हो गया। ठीक है, ये 2 से गुणा कर दीजिएगा 32 आ जाएगा। अच्छा एक विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ, इसी को हम अक्ल दांत कहते हैं। तो अक्ल दांत जो होता है ना ये आपका चवर्णक होता है। कई बार पूछा जाता है कि अक्ल दांत कौन सा है, चवर्णक होता है, और 4 होते हैं। तो जब ये 20, 21, 18 साल की उम्र में आते हैं, जब बुद्धि आ जाती है ना, बुद्धि आने के बाद आती है 2 1 2 3, क्या आती है भाई, तो इसको हम कहते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो गए। तो पाचन की प्रक्रिया में हम लोगों ने माउथ को पढ़ा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के उपरांत देखिएगा, मैं शुरू से फिर बता देता हूं। मैंने पाचन के 5 स्टेप बताए, आईडैड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। माउथ स्टमक में, ये माउथ में आपका अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन इन 3 अंगों में हुआ और अवशोषण यहां पर हुआ। स्वांगीकरण ब्लड में भेजना है, अपचित भोजन का निष्कासन उत्सर्जन है। माउथ के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ लिया, ओएसोफेगस होगा, फिर स्टमक आएगा। और यहां पर हमने पाचन के बारे में पढ़ा, पाचन किसे कहते हैं, और यहां पर हमने पढ़ा जीभ, लार ग्रंथि और दांत के बारे में। तो आपने जीभ, लार ग्रंथि और दांत के बारे में पूरा पढ़ा। ये दांत का बाहर, अब देखिएगा यहां दांत के बारे में अगर हम कहें तो यहां पर इनेमल जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल जो होता है शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो दांत का यही होता है, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। और अगर और आगे लेकर चले दांत के बाद, तो आपके पास एक दूसरा आर्गन आता है जिसका नाम है ओएसोफेगस। क्या नाम है बाबू, ओएसोफेगस। अच्छा ओएसोफेगस को हम ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली, ठीक ना। अच्छा मुंह से पचित भोजन बोलस कहलाता है। तो अगर कोई कहे आपसे कि मुंह से पचित भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलस कहते हैं, मुंह से पचित भोजन बोलस कहलाता है, ठीक ना। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ इज नोन एज बोलस। अब दूसरी बात देखते हैं, ओएसोफेगस में अगर हम पूछे आपसे कि ओएसोफेगस में क्या होगा, मतलब पाचन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। तो ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, और ग्रास नली जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी। और इसमें क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो क्रमाकुंचन गति द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा भोज्य पदार्थ को आगे भेजा जाता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, तो यहां पर आपने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में पाचन नहीं होता है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसकी लंबाई इसकी है, बाकी लोग बताएं, 1 2 लोगों ने कहा है ब्लर दिख रहा है, बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, हाँ बाकी लोगों को तो क्लियर ही दिख रहा होगा। तो वही लिखा है पाचन नहीं होता है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25 सेंटीमीटर लंबा है। क्रमाकुंचन की गति द्वारा भोज्य पदार्थ को कहां भेजा जाता है? आगे। और मुंह से पचित भोजन का नाम क्या है? बोलस। अगर हम आगे ग्रास नली के बाद आगे आएंगे तो तीसरा अंग हमारे पास आएगा स्टमक। स्टमक, स्टमक को हम अमाशय कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? अमाशय। अमाशय। अच्छा, स्टमक के बारे में ध्यान दीजिएगा। स्टमक से जो सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है इसका आकार कैसा है, स्टमक का शेप कैसा है। तो स्टमक का जो आकार है ना वो जे शेप का होता है। किस आकार का होता है स्टमक? जे शेप का। ध्यान दीजिएगा। और स्टमक के बारे में देखिए, ये स्टमक है, ये इसको कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर, इसको कहते हैं पायरोलिक इंस्पेक्टर। अच्छा, अमाशय को 3 भागों में बांटते हैं। अमाशय का जो बीच वाला भाग है ना, इसी में रूगी पाई जाती है। जब भूख लगता है ना तो जो पेट में दर्द होता है वो इन्हीं के कारण होता है। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कार्डियक वाला भाग। ये कौन सा भाग है? कार्डियक। इसको कहते हैं बॉडी, कार्डियक, बॉडी और पायरोलिक। ये 3 भाग हैं हमारे पास स्टमक में। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। ठीक है, कार्डियक, बॉडी और पायरोलिक। कार्डियक, बॉडी और पायरोलिक। इस कार्डियक वाले भाग में ना HCl का श्रावण होता है। और HCl का श्रावण क्या करता है? तो HCl जो है ना वो पहला काम ये है, अमाशय यानी स्टमक का माध्यम अम्लीय कर देता है। ये अमाशय यानी स्टमक का माध्यम कैसा कर देगा? अम्लीय। तो ये यानी हमारे स्टमक का सबसे ऊपरी भाग HCl का श्रावण करता है और ये स्टमक में अमाशय का माध्यम क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है, अम्लीय। अम्लीय बनाने का मतलब यहां का पीएच कितना हो गया? तो यहां का पीएच हो गया 1.5 से लेकर 2 तक। 1.5 से लेकर 2 तक। क्लियर है? और दूसरी बात पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल पूछता है भैया बिहार एसएससी में। यहां देखिएगा, अमाशय में आपने देखा कि अम्लीय है, एसिडिक है, तो ये एसिडिक पीएच क्या करेगा? ये अम्ल को सक्रिय करेगा। इसको हम कहते हैं, ये अम्लों को क्या करता है? सक्रिय। ये अम्लों का सक्रियण करता है, अम्लों का सक्रियण करता है। तो कोई भी पूछे कि भैया ये जो अमाशय में जो एसिड का श्रावण हुआ है, HCl का श्रावण हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक का श्रावण हुआ है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो अम्लों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो अम्लों का श्रावण करता है, अम्लों को सक्रिय करता है। कहेंगे कैसे सर जी? देख लीजिए भाई, एक अम्ल है आपके पास प्रोपेप्सिन, या इसको पेप्सिनोजन लिख लीजिए, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम है, इसको HCl क्या करता है? पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन में। ऐसे ही एक एंजाइम है प्रोरेनिन, तो प्रोरेनिन को ये किस में बदलता है? रेनिन में, रेनिन में। तो HCl क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। जो भी असक्रिय एंजाइम है ना, इनएक्टिव, उनको क्या करेगा? सक्रिय कर देगा, एक्टिव कर देगा। अब आप जानते हैं अमाशय में पेप्सिन है तो सबसे पहला पाचन किसका होगा? प्रोटीन का। तो अमाशय में ये जो आपका पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में। तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में। क्लियर है? और रेनिन किसको डाइजेशन करता है? मिल्क को। तो ये मिल्क में पाए जाने वाले केसीन को केसिनोजन में बदलता है, तो ये मिल्क का पाचन करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। ठीक है, केसीन को केसिनोजन में बदलता है। तो ये अमाशय की कहानी है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का श्रावण होता है। तो अगर कोई पूछे कि अमाशय में जठर रस का श्रावण होता है तो उसके बारे में, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो उसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं।
तो जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम। तो आपको याद रखना है जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम है। HCl एक्टिव करता है पेप्सिन और रेनिन में, और एक्टिव करने के लिए HCl कार्डियक से सिक्रीट होता है। और इस वाले पार्ट में भोजन को क्या कर दिया जाता है? भोजन को क्रश कर दिया जाता है, ठीक ना। यहां पर अम्ल की मिक्सिंग हो जाती है और यहीं से आपका म्यूकस का भी श्रावण होता है। एक म्यूकस पाया जाता है ना, म्यूकस नाम सुने होंगे। तो म्यूकस का श्रावण ना इसी किनारों से होता है, इसीलिए कहते हैं अमाशय का पाचन क्यों नहीं हो जाता, तो म्यूकस उसको रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो आपने अमाशय देख लिया। अमाशय के बाद अगर हम देखें तो आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। बिल्कुल सर, न्यूमेरिकल कौटिल्य बैच में न्यूमेरिकल भी पढ़ाएं, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर हाँ, थोड़ा सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा। इसका चौथा जो पार्ट है ना, वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। किसका भाग है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आइए छोटी आंत को बनाते हैं। अगर हम छोटी आंत को बनाएं तो आप जानते हैं स्टमक से, ये स्टमक से आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये छोटी आंत, ये छोटी आंत आई है और ये छोटी आंत ऐसे घूमी है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई में। और ये देखिएगा, यहां से आने के बाद यहां पर हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये आपके पास स्टमक के बाद छोटी आंत आया है, ठीक है। ये छोटी आंत का हिस्सा है, आपके सामने सारी चीजें बनी है। तो यहीं पर एक आर्गन पाया जाता है, इस आर्गन का नाम अग्नाशय होता है। इसका नाम क्या होता है? पैंक्रियाज। ये पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय है, अग्नाशय है। अच्छा, यहां पर एक आर्गन और होता है जिसका नाम लीवर है, जिसका नाम लीवर है, यकृत है, ठीक है। अब यहां पर लीवर भी देखा आपने, और यहीं पर एक गाल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक ना। तो ये पूरी कहानी आपने देखी, ये पूरा अमाशय की कहानी है, छोटी आंत की कहानी है। कोई ज्यादा, एक ही है बाबू, स्पेलिंग में एन ज्यादा है और कोई मतलब नहीं, एंजाइम की ही बात है, ठीक ना। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम मुख्य पाचन स्थल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य पाचन स्थल। अगर कोई आपसे पूछे कि मेन डाइजेस्टिव साइट कौन सी है, मुख्य पाचन स्थल कौन सा है, तो यही है। तो मेन डाइजेस्टिव साइट आपके पास क्या है? तो आपके पास छोटी आंत है। मुख्य पाचन स्थल आपके पास क्या है? छोटी आंत, पूछा जाता है। अच्छा, छोटी आंत में कौन है? तो मुख्य पाचन स्थल छोटी आंत में ग्रहणी है, ड्यूडेनम। तो मुख्य पाचन स्थल जो है छोटी आंत में कौन है? तो ड्यूडेनम है, ठीक है। अच्छा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अब तीनों के बारे में देखिए, ये जो पहला भाग है इसको ड्यूडेनम बोल रहे हैं, ये दूसरा भाग को हम जेजुनम बोल रहे हैं, और तीसरा भाग को हम इलियम बोल रहे हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग हो गए, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
तो छोटी आंत के 3 भाग हो गए और तीनों भाग के बारे में याद रखिएगा। डीजे आई से याद रखिए, ये ट्रिक रहेगा याद करने के लिए। डीजे कौन बजाएगा, तो आई मतलब मैं, ठीक है आप, हाँ बिल्कुल। अब इसमें पहला जो है डी, डी से आप क्या ले लेंगे, डियोडेनम, डियोडेनम पहला हो गया डियोडेनम। अच्छा, डियोडेनम को ही हम ग्रहड़ी कहते हैं, और ग्रहड़ी जो होती है सी आकार की होती है, सी आकार, और सबसे छोटा भाग है। तो सबसे छोटा भाग डीएनए छोटी आंत में कौन है, तो सबसे छोटा भाग जो है छोटी आंत में वो आपका डियोडेनम का है। सबसे छोटा भाग छोटी आंत में किसका है, डियोडेनम का है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात अगर हम कहें सी आकार का है, सबसे छोटा है, यहां पर 2 पाचक रस मिलते हैं, 2 पाचक रस, यानी एक को हम कहते हैं पित्त रस और दूसरे को हम कहते हैं अग्नाशयी रस। तो यहां पर 2 पाचक रस आकर मिलते हैं, एक पित्त रस, पित्त रस कहां से आता है, तो यकृत से आता है, और अग्नाशयी रस कहां से आता है, तो अग्नाशय से आता है। तो 2 पाचक रस आकर छोटी आंत के ग्रहणी में मिलते हैं, इसीलिए इसको हम मुख्य पाचन स्थल के नाम से जानते हैं। ड्यूडेनम ग्रहणी को मुख्य पाचन स्थल के नाम से इसको जानते हैं। एक बार लाइक करिएगा, हाँ दबा के थोड़ा लाइक करिए। यहां पर अगर हम कहा जाए तो पित्त रस का काम क्या है, सुनिएगा। तो पित्त रस केवल एक काम करता है, पित्त रस क्या करता है, ये छोटी आंत का माध्यम क्षारीय कर देता है। तो ये छोटी आंत का माध्यम क्या कर देता है, क्षारीय, एल्केलाइन। तो पित्त रस जो है ना, छोटी आंत का माध्यम क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। दूसरा याद रखिएगा, पित्त रस के बाद अगर हम बात करें अग्नाशयी रस के बारे में, तो अग्नाशयी रस जो है ना मुख्य पाचक रस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मुख्य पाचक रस कौन है, मुख्य पाचक रस तो अग्नाशयी रस है। मुख्य पाचक रस कौन है, अग्नाशयी रस। तो ये पाचन में मदद करता है। आइए देखते हैं दोनों के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर हम अग्नाशयी रस के बारे में, यानी अगर हम पैंक्रियाज के बारे में बात करें, अग्नाशय के बारे में बात करें, तो अग्नाशय से क्या आ जाएगा, अग्नाशयी रस आ जाएगा, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम। और ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ना, इसको लेट बोलते हैं, LAT। एल से होता है लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। ए से होता है एमाइलेज, इंग्लिश में भी एमाइलेज लिखेंगे। और टी से होता है ट्रिप्सिन। तो यहां पर 3 पाचक एंजाइम आपने देखे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, ये वसा का पाचन करता है। अगर हम पूछे एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। और ये प्रोटीन में जो पेप्टोन्स थे ना, उन्हीं पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये तीनों तरह की चीजों का पाचन करेगा पैंक्रियाज। तो इसीलिए इसको मुख्य पाचक रस कहा गया। क्यों मुख्य पाचक रस कहा गया या संपूर्ण पाचक रस कहा गया, कि भैया तुम सारी चीजों का पाचन कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, संपूर्ण पाचक रस कह दिया गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे अगर लेकर हम चले, पैंक्रियाज के अलावा इधर है जो दूसरा हमने एंजाइम देखा था, जिसका नाम था पित्त रस। क्या नाम था, पित्त रस, जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, बाइल जूस, पित्त रस। तो ये पित्त रस का निर्माण कौन करता है, यकृत, यानी जो लीवर है, ये पित्त रस का क्या करता है, निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर।
और पित्त रस को स्टोर कहां किया जाता है? तो पित्त रस को स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर में। किसमें किया जाता है? गाल ब्लैडर में। तो पित्त रस को पित्ताशय में स्टोर किया जाता है और पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होता है, गाल ब्लैडर से स्रावित होता है, ठीक ना। और ये केवल माध्यम को क्षारीय बना देता है। साथ में ये दो चीजें इसमें और सीक्रेट होती है। एक को हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। एक क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का स्रावण होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इसके बारे में एक लाइन याद रखिएगा। ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण कराता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का स्रावण करवाता है किससे? अग्नाशय से अग्नाशयी रस का। और साथ में एक और है जिसका नाम है सिक्रेटीन। तो जो सिक्रेटीन है ना, ये छोटी आंत से, यानी छोटी आंत के जो लास्ट वाला भाग है ना, जिसको हम इलियम बोलते हैं, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, तो उसी इलियम वाले भाग से इंटेस्टाइनल जूस का स्रावण कराता है। इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रीय रस का स्रावण कराता है। किसका स्रावण कराता है? आंत्रीय रस का। इंटेस्टाइनल जूस का श्रावण कराता है। और इसी जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो दो वर्णक बनते हैं। एक वर्णक का नाम होता है बिलीरुबिन और एक वर्णक का नाम होता है बिलीबर्डिन। आप जानते हैं जॉन्डिस हो जाए या कोई और रोग हो जाए तो बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन नाम के वर्णक जो बनते हैं वो भी पित्ताशय के पित्त रस से बनते हैं। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। पैंक्रियाज आपके तीनों चीजों का पाचन कराएगा। यकृत से स्रावित पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं जो ज्वाइंडिस और इस तरह की चीजों में दिखाई देते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। ये दो चीजें जो है अग्नाशय से अग्नाशयी रस और आपके इलियम से इंटेस्टाइनल जूस का क्या करती है? श्रावण कराती है। अब एक और बात पे आते हैं। छोटी आंत के बाद हम पढ़ते हैं बड़ी आंत को। छोटी आंत के बाद हमको क्या पढ़ना होता है? बड़ी आंत। तो आइए बड़ी आंत देखते हैं, ठीक है। अरे आइए बड़ी आंत को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो यहां पर हमने क्या देखा? ये बड़ी आंत है जो ग्रीन कलर से बना है, तो इसको हम कहते हैं एसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग कोलन। बड़ी आंत में ना पहला भाग एसेंडिंग कोलन का है और बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है वो ट्रांसवर्स कोलन का है। किसका है? ट्रांसवर्स कोलन। तो बड़ी आंत के चार भाग देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? पांचवा हिस्सा है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक ना, ये बड़ी आंत। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। ये क्या है? इसके पहले एक और बात बता दूं आपके, देखा जाए तो छोटी आंत में पाचन लगभग समाप्त हो गया था। दो रस आए छोटी आंत में। कितने रस आए? दो रस। कौन कौन से रस आए? पित्त रस से एक रस आया पित्त रस और दूसरा आया अग्नाशयी रस। तो हमने आपसे कहा कि अमाशय से जो पचित भोजन है उसको हम काइम कहेंगे। अमाशय से जो पचित भोजन है उसको हम क्या कहेंगे? अमाशय से पचित भोजन को हम काइम कहेंगे। अमाशय से पचित भोजन को, तो अमाशय से पचा हुआ भोजन जो काइम है वो आपके छोटी आंत में आया। छोटी आंत के ड्यूडेनम से इंटर किया जहां पर दो पाचक रस, यकृत ने पित्त रस को, पैंक्रियाज ने अग्नाशयी रस को मिला दिया और इसके कारण से पहले पित्त रस के कारण क्षारीय माध्यम हुआ, एंजाइम एक्टिवेट हुए और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ने वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कर दिया। इधर
पित्ताशय ने उसके लिए अग्नाशय से अग्नाशयी रस के श्रावण के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, भैया इंटेस्टाइनल जूस के श्रावण के लिए ये क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया। अब सिक्रीट कर दिया तो एक और छोटी आंत का तीसरा भाग है इलियम, छोटी आंत का तीसरा भाग जो है इलियम, जिसको हम शेषांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषांत्र। इसी से एक जूस स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। यहीं पर अंतिम पाचन होता है। तो शरीर का अंतिम पाचन कहां होता है, अंतिम पाचन तो छोटी आंत के लास्ट भाग है। तो ये छोटी आंत का तीसरा भाग है, यहीं पर अंतिम पाचन होता है। डीजेआई आपने देखा था, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो इलियम में ये पाचन हो रहा है। अब यहां पर जो एंजाइम सिक्रीट हुए, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हुए, तो यहां पे सिक्रीट हुआ इरेप्सिन। तो इरेप्सिन सिक्रीट हुआ तो ये भी प्रोटीन का पाचन किया, प्रोटीन का पाचन किया। लाइपेज सिक्रीट हुआ तो ये भी वसा का पाचन किया, फैट का पाचन किया। सुक्रेज सिक्रीट हुआ तो सुक्रोज का पाचन किया, सुक्रोज का। लैक्टेज सिक्रीट हुआ तो लैक्टोज का पाचन किया। और यहां पर न्यूक्लिएज सिक्रीट हुआ तो न्यूक्लिक एसिड का पाचन किया। किसका पाचन किया, न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड का पाचन कौन कराया, ये कराया, ठीक ना। ये सारे एंजाइम जो थे इंटेस्टाइनल जूस के थे। इसने प्रोटीन को, वसा को, सुक्रोज को, लैक्टोज को और न्यूक्लियोज डीएनए आरएनए का भी पाचन यहां पर हो गया। पाचन के उपरांत आपके पास एक आर्गन आया जिसका नाम है बड़ी आंत। अब ये बड़ी आंत में आपके आखिरी पाचन होना है, पाचन नहीं, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होना है। तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है ना, वह जल का अवशोषण है। तो जब भी आपसे पूछा जाए जल का अवशोषण मानव पाचन तंत्र में कहां होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है ये आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के भाग कितने थे, तो एक आपने देखा एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन। क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन। तो आपने देखा जो ऊपर जा रहा था उसे एसेंडिंग, जो पैरेलल गया डिसेंडिंग, माने क्षैतिज गया, डिसेंडिंग नहीं ट्रांसवर्स, और जो नीचे गया डिसेंडिंग। और ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है इसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलन। और इसी को हम रेक्टम बोलते हैं। और यहां पर आपका एनस है, ठीक है। अब यहीं पर आपको बता दें, यहां पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स का दर्द होता है पेट में, अपेंडिक्स। इसको हम अवशेषी अंग कहते हैं, वेस्टिजियल आर्गन। किस नाम से जानते हैं, अवशेषी अंग। तो आपने देखा छोटी आंत जहां खत्म हुआ, बड़ी आंत जहां शुरू हुआ, वहीं पर अपेंडिक्स पाया जा रहा था। जहां पे, यहां पे अगर बात करें यहां पर होता है। और इसी अपेंडिक्स की बात करें, यहां पर बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज का पाचन करने में मदद करते थे। और इसी, अब ये हमारे में अवशेषी हो गया। हम लोग घास चरना छोड़ दिए। पहले हम भी प्राइमेट्स थे, हम लोग घास चरते थे, यानी पहले शाकाहारी थे। अभी हम लोग पालक और बाकी रूप में खाते हैं, तो ये वाला पार्ट पच नहीं पाता है। तो यहां पर असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन, फिर आपके पास सिग्मोइड कोलन, और फिर रेक्टम, और फिर एनस। तो यहां पर जल का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। और अपचित भोज्य पदार्थ को, यहां पर दूसरा काम क्या है, अपचित भोज्य पदार्थ को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से भोज्य पदार्थ का पूरी तरह से पाचन होता है। भोज्य पदार्थ का पूरी तरह से पाचन होता है। अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी में डीएनए को हमेशा डीएनए लिखेंगे, वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, ठीक ना। तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं आएगी। आरएनए आरएनए होगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर एक ही चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर याद रखिएगा। और आपके लिए ये बातें हमने बता दी। अब देखिएगा दो स्टेप पाचन के और थे
जिसमें अगर स्टेप की बात करें तो पाचन, अब देखिएगा पाचन का जो पहला स्टेप था अंतर्ग्रहण माउथ से हुआ, पाचन पूरे अंगों में हुआ, तीसरा है अवशोषण। तो आप जानते हैं अवशोषण की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहां से होता है, तो भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है और जल का, तो ये दोनों के बारे में सुन लीजिए। इसका अवशोषण होता है माइक्रोविलाई से। माइक्रोविलाई का मतलब होता है सूक्ष्मांकुर। किससे होता है भाई? सूक्ष्मांकुर से होता है, सूक्ष्मांकुर से। और इसका जल का अवशोषण कहां होता है? सूक्ष्मांकुर कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कहां पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपके बड़ी आंत में है। तो यहां पर जल का अवशोषण हुआ और यहां पर भोज्य पदार्थ का अवशोषण हुआ। तो ये अवशोषण की घटना यहां पर हो गई, ठीक है, अवशोषण हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट है आपके पास स्वांगीकरण और इसके बाद है एक हो गया बेटा, हाँ स्वांगीकरण है। और ये स्वांगीकरण की घटने का मतलब है कि हाँ पचित भोज्य पदार्थ जो है ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, इन दोनों को आप जानते हैं ब्लड के थ्रू, और फैटी एसिड है, इसको हम लिम्फ के थ्रू क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। इसको रुधिर के थ्रू भेज देते हैं और इसको हम लसिका के थ्रू भेज देते हैं, इसको लसिका के थ्रू। तो भैया पाचन के 5 स्टेप थे। अंतर्ग्रहण माउथ से हुआ, पाचन की प्रक्रिया बीच में देखी, और आपने अवशोषण और स्वांगीकरण, अवशोषण इनके द्वारा हुआ और स्वांगीकरण इनके द्वारा हुआ। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। और वही छेपड़ की बात लाखरी है, तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनस से होगा, रेक्टम में स्टोर होगा और एनस से क्या कर दिया जाएगा? इसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा पाचन था, ये पूरी पाचन की प्रक्रिया थी। तो चलिए इसी के साथ आज का ये पूरा सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आज का ये क्लास? पूरी पाचन की प्रक्रिया हमने आपको पढ़ाई है। आप बिल्कुल आराम से नोट्स बना सकते हैं। आपको पूरा पाचन की प्रक्रिया हमने आपको दी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। मानव पाचन तंत्र से लेकर हमने आपको एक एक चीजें आपको डिटेल कर दी हैं, ठीक है। सारी चीजें हमने आपको पूरे डिटेल में बताई हैं। पूरा पाचन संपूर्ण तौर पे आज के क्लास में समाप्त हुआ है। आराम से आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की ये क्लास जो है यहीं पर, इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना सहयोग दिए, क्लास में बने रहे, लाइक किए। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा।